स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक से एक क्वेश्चन हर एक एसएससी द्वारा पूछा गया, कोई आरआरबी द्वारा पूछा गया, तो ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कभी ना पूछा गया। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही, गतिज ऊर्जा बढ़ रही, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही, या आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही। किसी वस्तु की ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? देखो, एसएससी ने सीजीएल 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी वस्तु की ताप में वृद्धि हो रही है तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है, ना कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं। यांत्रिक ऊर्जा बढ़ सकती है पर यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी है कि किसके सिद्धांत पर आधारित है? यूपीपीसीएस 2012 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जूल के प्रभाव पर, सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो ताप युग्म तापमापी वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, तो ऑप्शन आप लोगों का बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो आप लोगों को पता है 37 सेल्सियस इक्वल टू 98 फ़ारेनहाइट होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, एसएससी स्टेनो परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर किसी का 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो उसका फ़ारेनहाइट में जो मान होगा वो होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? एसएससी सीजीएल 2017 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संयन, ताप विनिमय, संवहन या विकिरण। देखो, जो सूर्य की ऊष्मा है वो विकिरण के माध्यम से जमीन पे आती है, धरती पे आती है, कुछ भी कह सकते हैं आप, वायुमंडल में प्रवेश करती है, सब विकिरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की क्या होती है? चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया हो। तो जब भी किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच की चाल घट जाती है। ठीक है। जब गर्म किया जाएगा तो चाल बढ़ जाएगी। आप जल को भी देख लीजिए, जब ठंडा रहता है तो भाप नहीं बनता, हवा में नहीं उड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? एसएससी 10+2 में क्वेश्चन आया हुआ है। पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर, सीबेक के प्रभाव पर। तो देखो, जो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी हो स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? आप लोगों को पता भी होगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाया जाए? इससे पात्र सुंदर लगता है, ये तो मान सकते हैं, पर यहाँ साइंस के हिसाब से ये गलत है। इससे स्वच्छता होती है, ये भी मान सकते हैं। लकड़ी की ऊष्मा कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता। तो देखो, जो लकड़ी की ऊष्मा कुचालक होती है लकड़ी, ये तो आप लोगों को पता ही, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? बीपीएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, लकड़ी, चमड़ा, पारा। देखो, जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो वहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पारा, जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, तो यहाँ पे आप लोग पारा सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? मतलब कि ऊष्मा का मात्रक पूछा गया है। एसएससी 10+2 टियर 1 में आया है। डिग्री सेल्सियस, कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल। तो अगर बात की जाए तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी है, किलो कैलोरी है, जूल भी है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है डिग्री सेल्सियस एक तापमान का मात्रक है। ठीक, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये याद रख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी के द्वारा मापे जाते हैं? जब दूर की वस्तुएं हैं तो किस में मापी जाती हैं? किस तापमापी द्वारा नापी जाती हैं? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा, ताप युग्म तापमापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब दूर की वस्तुएं हैं तो उनको पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा नापेंगे। ठीक है, तापमापी जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, पानी के घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी के घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? देखो, बर्फ बनने के बाद उसका आयतन और घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षाकृत कम होता है, याद रख लीजिएगा। जब 4 डिग्री का जल होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा जल, तब मान लीजिएगा उसका तापमान सबसे अधिक है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? अस्तित्व पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्री पानी। तो देखो, ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो होता है समुद्र का पानी, क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है, इसलिए वो सबसे अच्छा सुचालक होता है।
निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। देखो जो ताप का एसआई मात्रक होगा वो होगा केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को केल्विन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, याद रख लीजिए। साथ ही एसआई मात्रक होते हैं उनको भी मैं किसी दिन करा दूंगा, देख सकते हैं। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तापमापियों में से पायरोमीटर किसे कहा जाता है? यूपीआरओ एआरओ 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो किसे जो है तापमापियों में पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो कहीं जाकर आप लोग म्यूजियम वगैरह में देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगी अभी भी। कुछ लोग घर पे भी लगाए होते हैं। वैसे गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में गर्दन के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यह गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि भार तो कभी बढ़ता ही नहीं, आप लोगों को पता है भार जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकिरण, प्रकीर्णन, चालन, संवहन। जब आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होगा तो उसे हम संवहन कहेंगे, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? एनडीए 2014 ने क्वेश्चन पूछा हुआ, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो देखो जब बर्फ पर दाब बढ़ेगा, बर्फ पर दाब बढ़ने के कारण उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सही है? मल्टीटास्किंग एमटीएस 2013 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। F+32 90/90 C/5, F-32/9 इज इक्वल टू C/5, C-5/9 इज इक्वल टू F/32 या F-5/9 इज इक्वल टू C/32। देखो कहना क्या गया था कि फ़ारेनहाइट में 32 प्लस करके 9 भाग करेंगे तो सी का 5वां भाग आएगा, ये कह रहा है। सभी ऑप्शन लगभग इसी प्रकार से हैं। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा F-32/9 इज C/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्यों सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने पेज ऐड नहीं किया, वरना मैं उस पर लिख के बता देता। रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आवश्यक गुरुत्व बल के उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने की कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती तथा ठंडी पर संकुचित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है, और जब बीचों में गैप नहीं होगा तो फैलेगी, सिकुड़ेगी कैसे, फट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पानी, ईथर, बेंजीन, पारा। देखो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा वो पारा होगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, बीपीएससी में एक बार पूछा गया था, एक बार आरआरबी एनटीटीपीएफ में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कि द्रवों तथा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों और ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा हुआ है कि कब कैसे क्या होता है। तो सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक, देखो सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक में 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है, ठीक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए देता है? एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। प्रकाशीय किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण या कास्मिक किरण। देखो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण है, जो कि सोलर विकिरण को गर्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? -273 सेंटीग्रेड सही आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वो परिवर्तित कर देते हैं, या प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। देखो जो काले वस्त्र हैं उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वो परिवर्तित नहीं कर पाते, लेकिन श्वेत वस्त्र कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही हो जाएगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि द्रव में से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। द्रव से जो वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा आप लोगों के हिसाब से। देखो, गलन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, कथन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। जो द्रव के वाष्प में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है उससे हम यहाँ पे कह देंगे वाष्पन। ठीक है, क्या कहेंगे, वाष्पन। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य होता है। जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है उसका काम यही होता है कि एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटना। गलनांक मतलब कि जल्दी से बर्फ पानी में ना गले। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट के कार्य हो चुका है। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। यहाँ पे आप लोगों से ऊष्माधारिता के बारे में पूछा गया, तो किसकी है, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन या लोहे का टुकड़ा। तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होगी इनमें से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एनटीपीसी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेगी आप लोगों को डेली 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हर वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें कि आगे सन पढ़ा होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई फेक सन नहीं होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।